नमस्कार। क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ दिया है और पूरा देश, पूरा विश्व मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है? कहां है यूनाइटेड नेशन? कहां है यूएन चार्टर का सच? जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। आज हम यहां एक बेहद ही गंभीर और वैश्विक इंटरनेशनल लॉ कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? क्या यह हमला कहीं से भी वैध ठहराया जा सकता है या सीधा सीधा यह विश्व के ताकतवर देशों की दादागिरी है, या सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? आज हम जो इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं वह किसी एक युद्ध या राजनीतिक भूभाग की खबर नहीं है। यह मामला है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का, यह मामला है अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों का। और आइए हम इसे समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के परिप्रेक्ष्य। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले यह समझना होगा कि किन परिस्थितियों में एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर सकता है। हमले का या कानून का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार है यूएन चार्टर, और इस चार्टर का आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 साफ साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी या क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा। सीधे शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो इसका एक ही मतलब है कि किसी भी देश पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बैन है, प्रतिबंधित है, गैर कानूनी। लेकिन यही चार्टर, यही आर्टिकल 2 सबसेक्शन 4 दो छूट देता है। क्या है दो छूट? क्या है वो अपवाद? पहला, हमला कब वैध माना जा सकता है? तो साहब, दो ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया गया है, वैध ठहराया गया है। पहला कि साहब यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के तहत होता है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे दे तो वह हमला फिर गैर कानूनी नहीं रहता है, वह कानूनी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 1991 का गल्फ वॉर का मुख्य आधार यही था। लेकिन ईरान के मामले में जहां अमेरिका और इजराइल हमलावर हैं, यूएन ने कोई अनुमति नहीं दी हुई। और दूसरा अपवाद है आत्मरक्षा, कि अगर आप मेरे ऊपर हमला करते हैं तो मुझे सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। फिर यहाँ पे यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 आ जाता है। क्या कहता है आर्टिकल 51? कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर सशस्त्र हमला करता है तो दूसरा देश जिस पर हमला हुआ है वह आत्मरक्षा में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंधु, या भारत के द्वारा किए गए कई ऐसे ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ, जहां भारत ने यह स्टैंड लिया था कि यह हमला आत्मरक्षार्थ किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान हमलावर रहा है भारत पर।
लेकिन यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जहां हम जिस विषय पर आज हैं उसी तक सीमित रखते हैं, कि क्या ईरान ने अमेरिका या इजराइल पर ऐसा हमला किया था जो युद्ध का कारण बन सके। और यहीं से शुरू होता है कानूनी विवाद। अब ये कानूनी विवाद का जो मुख्य है, जो केंद्र है, जो केंद्र बिंदु है, वह है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अमेरिका और इजराइल अक्सर यह तर्क देते हैं कि उन्होंने यह हमला इसलिए किया क्योंकि उन्हें ईरान से भविष्य में खतरा हो सकता है। एजेम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव, मैं सावधानार्थ यह हमला कर रहा हूं, मुझे यह भान हो रहा है कि ईरान हमारे लिए खतरनाक हो सकता है या भविष्य में हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसे कहा जाता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी संभावित खतरे को रोकने के लिए यह हमला किया गया या पहले हमला करना, और इस तर्क के आधार पर यह कहना कि यह यूएन चार्टर का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों को सुनते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, संभावित खतरा, यूएन चार्टर के अनुसार से युद्ध शुरू करने का कहीं से भी कानूनी अधिकार नहीं बनता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जिस बात को बल दिया गया है, जिस बात की मान्यता है, वह सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट स्ट्राइक, इमीडिएट अटैक की है, यानी तुरंत होने वाला हमला। और अगर तुरंत होने वाला हमला हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ वही आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस का अधिकार बन सकता है, और उस हालत में युद्ध को या हमले को कानूनन वैध बताया जा सकता है। और तो अब अगर यह सेल्फ डिफेंस में किया गया अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान के ऊपर नहीं है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह क्या है? तो इसके लिए एक सवाल उठता है कि क्या इसे एक्ट ऑफ एग्रेशन माना जा सकता है? क्या यह एक्ट ऑफ एग्रेशन है? अगर कोई देश दूसरे देश पर बिना वैध कारणों के हमला करता है तो उसे फिर एक्ट ऑफ एग्रेशन करार दिया जाता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में एक गंभीर अपराध है। और यही वह श्रेणी है जिसको न्यूरमबर्ग ट्रायल के समय सुप्रीम इंटरनेशनल क्राइम कहा गया। न्यूरमबर्ग ट्रायल के समय ऐसे हमलों को सुप्रीम इंटरनेशनल क्राइम की कैटेगरी में रखा गया, और अगर यही सिद्धांत यहाँ पे लागू किया जाए इस घटना में, तो आलोचक यह कह रहे हैं कि ईरान पर यह हमला सुप्रीम इंटरनेशनल क्राइम के तहत क्वालिफाई होता है, उसकी श्रेणी में आ जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो नागरिकों की मौत और युद्ध का कानून, ये यूएन चार्टर इसके बारे में क्या कहता है? अब यहां पर दूसरा बड़ा मुद्दा, दूसरा बड़ा कानून इंटरनेशनल क्राइम के अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ युद्ध में भी कुछ नियमों की बात करता है। आपने महाभारत काल में भी देखा था, युद्ध तब भी थे। भारत का कानून कितना सिद्धांत था, कितना आगे बढ़ा था। इस आप सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा साहब, निहत्थे पर कोई हमला नहीं करेगा साहब, सिविलियन पॉपुलेशन, नागरिक पे एक दूसरे देश, एक दूसरे राजा की सेना हमला नहीं करेगी। तो इसी तरह के हमारे इस मौजूदा व्यवस्था में भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ युद्ध के समय भी कुछ नियमों की बात करता है, जिन्हें आम भाषा में आमतौर पर लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जिसके तहत नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, स्कूल, अस्पताल और धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखना होगा, उस पर हमला नहीं किया जा सकता। तीसरा, सैन्य लक्ष्य
और नागरिक लक्ष्य में अंतर करना जरूरी होगा। आप नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर सकते, आप सैन्य ठिकानों पर हमला करें अगर युद्ध वैध है। तब भी अगर किसी हमले में स्कूल या नागरिक क्षेत्र पर हमला हुआ है तो यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाएगा। अब इस आलोक में आप इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए ईरान हमले को समझने का प्रयास करें, और यहीं पे फिर आ जाती है वैश्विक राजनीति बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून। कानून किताब में है, सही है, वैश्विक राजनीति इसको कैसे ले रही है, देख रही है, इसको भी समझना जरूरी। यह गैर वाजिब हो सकता है, लेकिन आज समय की हकीकत है, यह कड़वी सच्चाई है, और आप इससे आंख मूंद कर अंतर्राष्ट्रीय कानून के लागू करने या करवाने की बात नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय कानून अक्सर शक्ति संतुलन से प्रभावित होता है। फिर वही बात आ जाती है, बड़ा अटपटा सा लगेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून को अपनी शक्ति के अनुसार विश्व स्तर पर भी लोग हाँकते हैं, यानी कानून किताब में एक है, लेकिन व्यवहार में अक्सर या कई बार भू राजनीति, उस ज्योग्राफिकल जियोपॉलिटिक्स उस पर हावी हो जाती है। इसीलिए दुनिया में कई बार ऐसे सैन्य हमले हुए हैं जिसकी कानूनी वैधता आज तक विवादित है, लेकिन कौन कहे, किसको कहे? समरत को दोष नहीं घुसाई। उदाहरण के तौर पर इराक वार 2003, कहीं से भी यह वैध नहीं था, कहीं से भी यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नहीं था। कोसोवो इंटरवेंशन 1999, और अब यह बहस ईरान पर हमले को लेकर भी उठ रही है। और अगर एक मिनट के लिए इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मान लिया जाए कि यह हमला ईरान पर जो हुआ है वो अवैध है, तो इजराइल और अमेरिका पर कार्रवाई कौन करेगा? अगर कोई देश एक अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? अगर फिर हम किताबी कानून की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो इसके लिए 3 संस्थाएं बनी हुई। पहला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और तीसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्योंकि आपने देखा कि ईरान पर यह हमला सुप्रीम इंटरनेशनल क्राइम के तहत क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन व्यवहार में अगर इन हमलों में शक्तिशाली देश शामिल हों तो कार्रवाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? दुनिया के लिए इसका मतलब है कि अगर बड़े देश यह सिद्धांत मानने लगे, यूएन चार्टर को मानने लगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने लगे या अपनाने लगे, तो एक चीज तो स्पष्ट है कि ये शक्तिशाली देश किसी भी देश पर यह कहकर कि यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, हमला कर सकते हैं। उन्हें बस एक लाइन ही तो कहना है कि हमें इस देश से फ्यूचर में खतरा हो सकता है, संभावित खतरा हो सकता है। और जंगल राज का यह कानून अगर लागू हो गया या लागू होने दिया गया तो पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। कोई भी देश किसी भी देश के खिलाफ किसी भी समय युद्ध शुरू कर सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो इसकी आत्मा है, कि यूज ऑफ फोर्स शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ताकत का इस्तेमाल, सैन्य कार्रवाई पहला नहीं अंतिम विकल्प होना चाहिए। और चलते चलते अंतिम सवाल, तो क्या अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला कानूनी है? इसका जवाब अभी तो विवादित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की बात माने तो 3-4 बातें स्पष्ट हैं। पहला, यह हमला यूएन की अनुमति से नहीं किया गया है। दूसरा, आत्मरक्षा का जो आधार है, जो ग्राउंड बिल्ड किया गया है, वो बहुत वीक है, वो बहुत कमजोर है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण,
नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसलिए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून की कसौटी पर कठोर जांच का विषय बन चुका है। ईरान के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है वह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सच में शक्तिशाली देशों के ऊपर भी लागू होता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान और मर्यादा बचेगी या फिर दुनिया अभी भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट के सिद्धांत पर चल रही है, बाकी सब छलावा है, ढकोसला है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल। धन्यवाद।